नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी के रूप में नई राजनीति की आंधी उठी थी, उसी दिल्ली में वो आंधी शांत हो गई। हमने शांत कहा, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी के अंत की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1993 के बाद से कई चुनाव हारने वाली बीजेपी 26 साल बाद चुनाव जीती है। बीजेपी के लिए यह जीत ऐतिहासिक है और जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक बहुत खुश होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी और वो लोग भी होंगे जो भाजपा के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बीजेपी की यह पहली जीत है जिससे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली में यह जीत आसानी से नहीं मिली है, पूरी ताकत उसने झोंकी है तब मिली है। याद रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस का वोट 40% से ज्यादा होता था, लेकिन उसका वोट 2 अंकों में भी नहीं रहा। इसके बाद भी बीजेपी का वोट 2013 में भी 33% से ज्यादा था। बीजेपी का आधार मजबूत रहा, तब भी उसे कम सीटें मिली। 2015 से लेकर इस चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ता भी रहा। आम आदमी पार्टी की हार क्या केवल सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी की हार है? सरकार के काम का रोल तो होता ही है, जनता इसे परखती ही है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के हारने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या विचारधारा का भी कोई रोल रहा होगा? हम इस सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए यह बड़ा सियासी लम्हा है। 2014 में मोदी लहर थी और उस लहर के दौरान 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए बीजेपी को नहीं चुना। 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। जिस दौर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया, उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया है, बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया। 2015 में बीजेपी को दिल्ली में 3 और 2020 में 8 सीटें आई थीं। 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 60% बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का करीब 10% घट गया है। सोचने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कमजोर तो पड़े, मगर उस स्थिति में केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी और 2013 के बाद दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्टी की सरकार होगी। इसके पहले यूपीए के समय केंद्र और दिल्ली में एक पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की होगी। बीजेपी को हर तरह की सीटों पर जीत मिली है दिल्ली में। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिला। 2015 में मामूली गिरावट हुई, मगर तब भी तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी के पास रहा। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 38% से अधिक हो गया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जिस सीट से उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर तहलका मचाया था, उसी सीट से चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मात्र 4,500 के आसपास वोट मिले। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। मनीष सिसोदिया भी हार गए। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी हार गए। जीतने वालों से ज्यादा चर्चा हारने वालों की हो रही है, क्योंकि इनके सामने बीजेपी कई प्रयासों में भी नहीं जीत पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अब इस जीत का कोई मतलब नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार का अंदेशा कर लिया था। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपना पद छोड़ देते हैं और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं।
ताकि केजरीवाल चुनाव पर ध्यान दे सकें। इसके बाद भी केजरीवाल अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को यह भी सोचना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला सही था। यह भी सोचना होगा कि आतिशी सिंह का दिल्ली की जनता के साथ कोई जुड़ाव क्यों नहीं बना, या उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तब क्या होता। तीसरा सवाल है कि 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटे गए या बदले गए, जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की नाराजगी को भांप गई थी। बीजेपी भी चुनावों के वक्त अपने विधायकों और सांसदों के टिकट खूब काटती है और उसे फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपने विधायकों का टिकट काट देना या बदल देना सफल साबित नहीं हुआ। जाहिर है जनता में नाराजगी विधायकों को लेकर उतनी नहीं रही होगी जितनी पार्टी और सरकार के काम को लेकर रही होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह नतीजा बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की हार ज्यादा है। लोगों ने उन्हें परेशान होकर हराया है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। 8 फरवरी के नतीजे को लेकर केवल हार और जीत की चर्चा हो रही है। स्वाभाविक भी है, हमने इन चुनावों पर कम वीडियो बनाए, लेकिन मतदाता की सूची को लेकर जब भी आरोप लगे हमने वीडियो जरूर बनाया, क्योंकि ये सब सवाल बेहद गंभीर हैं। इस चुनाव में सवाल यह नहीं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, सवाल यह भी है कि कैसे हराई गई। हराने के लिए साम दाम अर्थ दंड भेद का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। आज के दिन गोदी मीडिया के स्टूडियो में इन बातों को सिरे से गायब कर दिया जाता है और केवल आंकड़ों को बता बताकर चुनाव का इस तरह विश्लेषण होता है जैसे चुनाव में वोट डालने के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब अभी तक नहीं आए। आज भी क्विंट में हिमांशी दहिया की रिपोर्ट आई है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच दिल्ली में मतदाताओं की संख्या में 4 लाख की वृद्धि हुई है, मगर चुनाव से पहले के 7 महीनों में दिल्ली में 4 लाख नए मतदाता जुड़ गए। नई दिल्ली की सीट में एक बदलाव की तरफ हिमांशी की रिपोर्ट इशारा करती है। हिमांशी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में कुल 27% वोट घट गए हैं। 2020 और 2025 के बीच 37,000 से अधिक वोटर कहां चले गए, जबकि इस सीट पर केजरीवाल पिछली बार 21,500 वोटों से जीते थे। तो उनकी जीत के मार्जिन से ज्यादा मतदाताओं ने इस बार वोट नहीं किया। मुंडका की सीट का भी इस रिपोर्ट में विश्लेषण है जो गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच के 5 महीने में 40 लाख नए वोटर जोड़े गए, जबकि इतने वोटर जोड़ने में 5 साल लगे थे। ये सवाल रहेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से इनके जवाब आने चाहिए। अब आते हैं विचारधारा के सवाल पर। क्या इन 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमीन पर बीजेपी से विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ी? बेशक आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए और भी कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सरकार चलाना कभी आसान नहीं रहा। विधायकों पर जब तब मुकदमा हो जाता था, उनके घरों और ठिकानों पर छापे पड़ जाते थे, वे आपको छोड़कर बीजेपी में चले जाते थे।
अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप जीत रही थी तब भी वह टूट रही थी और तोड़ी जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी खुद से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाला, लेकिन तब भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने सिद्धांतों के आधार पर छापों और गिरफ्तारियों का विरोध किया। यह सब हुआ, लेकिन राजनीतिक चर्चाकारों और वोटर के एक बड़े हिस्से के मन में जो संदेह उभरा था वह दूर नहीं हुआ। वो आम आदमी पार्टी को आरएसएस की छाया से निकलने और चलते रहने वाले संगठन के रूप में देखने लगा। शुरुआत में इस बात की परवाह उन लोगों ने भी नहीं की जो देश में नई राजनीति की धारा चाहते थे, लेकिन 2014 के बाद से आरएसएस का सवाल बड़ा होने लगा, खासकर तब जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी आरएसएस को लेकर सीधा हमला करने लगे। उसके पहले तक कांग्रेस के बारे में भी कहा जाता था कि इस पार्टी में भी आरएसएस के समर्थक नेता हैं, कभी भी बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन राहुल आरएसएस को लेकर साफ साफ हमला करने लगे। कांग्रेस के सामने यह तस्वीर तब साफ होती है जब राहुल को यह बात समझ में आती है कि संस्थाओं पर हमला केवल प्रशासनिक नहीं है, वैचारिक है और विचारधारा की लड़ाई का भी यह सवाल है। राहुल गांधी ने आरएसएस को टारगेट करना शुरू किया। कांग्रेस ने कभी इस तरह से खुलकर आरएसएस का नाम नहीं लिया, बल्कि आरएसएस का ज्यादा बड़ा विस्तार कांग्रेस के जमाने में ही हुआ। राहुल गांधी को पता था कि आरएसएस से लड़ने के लिए उनकी पार्टी के पास संगठन नहीं है और नेता भी नहीं है। उल्टा उनकी पार्टी टूट जाएगी या बिखर जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता हिंदुत्व के किसी और रूप की राह पर चलने की इच्छा रखते थे। ऐसी स्थिति में राहुल ने अपनी लाइन खींच दी कि कांग्रेस के सामने केवल बीजेपी नहीं, आरएसएस भी दुश्मन है। अब राहुल कभी आरएसएस से लड़कर जीत पाएंगे या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन आरएसएस से लड़ाई का ऐलान राहुल ने कर दिया है। कम से कम भाषणों में आरएसएस का नाम लेकर साफ साफ बोलते हैं। मगर इसी दौरान केजरीवाल मोहन भागवत को पत्र लिख रहे थे, अपील कर रहे थे। केजरीवाल आरएसएस से लड़ रहे थे या नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के उभार के पीछे, खासकर अन्ना आंदोलन में आरएसएस का क्या रोल था, यह सवाल अनुत्तरित है। कई साल तक यह सवाल पीछे चला गया, लेकिन इस बार मुखर हो गया था। फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे तवज्जो नहीं दी। उसके प्रति जो समर्थन था उसमें दरारें इस कारण से भी पड़ी हैं। कोविड के समय तबलीगी जमात को लेकर प्रोपेगेंडा चला, खूब प्रोपेगेंडा हुआ। कोविड के मरीजों में तबलीगी कितने हैं इसकी संख्या अलग से बताई जाने लगी। खुद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने लगे थे। इसे लोगों ने याद रखा और जंगपुरा से सिसोदिया हार गए, क्योंकि उसी क्षेत्र में तबलीगी जमात का सेंटर है, मरकज जिसे कहते हैं। यही नहीं, दिल्ली दंगों के समय आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी लंबे समय तक संदेह बना रहा, सवालों के बादल मंडराते रहे। आपने कभी भी गिरफ्तार लोगों के लिए आवाज खुलकर नहीं उठाई। इससे हुआ यह कि जो तबका बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से बेहतर दावेदार मानता था, वह उदासीन हो गया, किनारा भी करने लगा। क्योंकि इन 10 वर्षों में देश के सामने राजनीति की सच्चाई बदल गई। खुद आम आदमी पार्टी ने लोकपाल का नाम लेना बंद कर दिया। पूरे 10 साल आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ती रही, बीजेपी के हमले भी सहती रही, लेकिन तब भी वह इस भ्रम को दूर करने में सफल नहीं हुई। लेकिन अब उसे बताना चाहिए कि उसके आंदोलन के पीछे आरएसएस का क्या रोल था, विवेकानंद फाउंडेशन का क्या रोल था, अब वह संघ को किस नजर से देखती है, आगे कैसे देखेगी। क्योंकि ऐसे कई लोगों को लिखते और पूछते हुए मैंने देखा है जो इन खतरों को भी ठीक से समझते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, किसी सरकार के तमाम अधिकारों को छीन लेना कितना खतरनाक होता है। लोकतंत्र का खतरा उनके सामने काफी बड़ा खतरा है। तब भी वे लोग आम आदमी पार्टी पर यकीन नहीं कर पाए और इस बार चुप हो गए या खिलाफ में बोलने लगे। ये लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहे थे, बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे, बल्कि आम आदमी पार्टी को लेकर चुप हो गए। इन लोगों का सपोर्ट आम आदमी को 2 चुनावों में मिला, इस बार नहीं मिला।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निर्ममता से हमला किया और आपने भी खूब मुकाबला किया। पार्टी टूटी मगर बची भी रही। तब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी विचारधारा की जमीन दिल्ली में क्यों नहीं तैयार कर सकी? क्या यह बड़ी बात नहीं कि इतने हमलों के बाद इस पार्टी को अब तक मिट जाना चाहिए था, लेकिन यह पार्टी टिकी रही। हारने के बाद भी दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोटर को केवल हिंदू वोटर समझकर गलत किया, केवल बीजेपी का वोटर समझकर गलत किया? ज्यादातर वोटर तो कहीं भी हिंदू ही हैं। मेरा मतलब बीजेपी के हिंदुत्व का वोटर समझने से है। क्या केजरीवाल यह नहीं देख पाए कि दिल्ली में उन्हें वो लोग वोट करते हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं? केजरीवाल को लगा कि दिल्ली का वोटर राजनीतिक मिजाज में एक ही है। दिन को वह बीजेपी को वोट करता है, दोपहर में आपको। लेकिन बीजेपी ने कभी इस तरह से नहीं देखा और स्वीकार नहीं किया। आपको राजनीति के मैदान में कभी चैन की सांस बीजेपी ने नहीं लेने दी और नतीजा यह हुआ कि लड़ते लड़ते केजरीवाल भी वही करने लगे जो बीजेपी करती थी। उनकी भाषा भी बदल गई और उनके राजनीतिक कार्यक्रम भी। तीर्थ यात्रा कराने लगे, आरती करने लगे, बजरंगबली को आराध्य बनाया। पिछले चुनाव में यहां तक कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड कराएंगे, हनुमान चालीसा कराएंगे। अब यह कितना हुआ मैं नहीं जानता। राम मंदिर उद्घाटन के समय उन्होंने कहा हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे और किया भी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को यहीं तक समझा और दिल्ली के मतदाता के सामने वह अपने झंडे में एक अलग रंग के झंडे में लपेटकर उन्हीं मुद्दों को पेश करती हुई नजर आई जिसके सबसे बड़े मार्केटिंग मैनेजर नरेंद्र मोदी हैं। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के वोटर के सामने कभी यह साफ नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। कांग्रेस ने भी 2014 के बाद से भारत की राजनीति को इसी तरह से समझा था। राहुल गांधी भी केदारनाथ मंदिर जाते हैं, लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अभय मुद्रा की बात करते हैं, लेकिन उनका यह रूप पहले के उस रूप से काफी अलग है जब वे 2014 के बाद मंदिरों के दर्शन करने जाने लगे थे और चक्कर लगा रहे थे। बीजेपी हमला करने लगी कि अंतिम समय में धार्मिक हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं। राहुल ने इस बात को समझ लिया और अपना तरीका बदल दिया। केजरीवाल इस क्षेत्र में आक्रामक रहे, लेकिन धुंध का लाभ अगर मिलता है तो धुंध का नुकसान भी होता है। आम आदमी पार्टी ने कभी इन सवालों पर अपनी सफाई नहीं दी। कई बार राजनीतिक दल भ्रम को बने रहने देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को लगा होगा उसके नेताओं पर इतना हमला हुआ, जेल गए, उसकी सरकार के अधिकार छीन लिए गए, क्या यह काफी नहीं है? जनता समझ जाएगी कि वह आरएसएस या बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगस्त 2022 की एक बात है, विपक्ष के नेता जेल जा रहे थे और इसी बीच मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी होती है। तब राजद नेता मनोज झा ने एक बयान दिया और कहा कि मैं सीबीआई ईडी को लेकर जो बात आपसे हमेशा से कहता रहा हूं कि इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया है, इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है और उसके निहितार्थ क्या हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखें। आज तो हम बोल रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पर होता है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़ना चाहिए। मनोज झा की बात को आम आदमी पार्टी ने कैसे समझा वही जानती होगी, लेकिन लंबे समय तक भ्रम की स्थिति के कारण ही मनोज झा ने यह बयान दिया होगा। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से इसकी प्रतिबद्धता दिखाई। जिस रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन चला और कांग्रेस की सरकार दिल्ली ही नहीं पूरे देश से उखड़ गई, उसी रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की रैली होती है लोकसभा चुनाव के समय और राहुल गांधी उसमें जाते हैं। उस मंच पर 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गईं, एक केजरीवाल के लिए,
एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उस वक्त दोनों नेता जेल में थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने भी हमेशा बोला और मोदी सरकार पर हमला किया। क्या केजरीवाल ऐसा कर रहे थे? इसका जवाब देने का अब समय नहीं, उसके लिए मुझे अलग से रिसर्च करना होगा। किसी भी पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी का पूरा अधिकार बनता है कि वह अपना राजनीतिक विस्तार करे, लेकिन इस विस्तार की प्रक्रिया में वह किसे फायदा पहुंचाती है, किसे नुकसान, उसे देखने का काम वोटर का है और राजनीतिक चर्चाकारों का। इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन इस गठबंधन के दो बड़े दल के हित जिस तरह से टकरा रहे थे, क्या संभव था कि दोस्ती रहती? 2013 में जब केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस को हराया, तब भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। उसके बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाने लगा कि कांग्रेस को हराने दूसरे राज्यों में जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, मगर इस बार आपने अपनी तरफ से 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जाहिर है गठबंधन की गुंजाइश नहीं बची थी। इंडिया गठबंधन को केवल दलों के गठबंधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस गठबंधन के मूल में, बुनियाद में एक सवाल है, विचारधारा का सवाल, और वह सवाल आरएसएस और बीजेपी से बिल्कुल अलग है। अगर आप इस गठबंधन को विचारधारा की नजर से नहीं देखते हैं, विचारधारा में स्पष्टता की नजर से नहीं देखते हैं, तब फिर आप इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नहीं देखते हैं। कई बार नेता काम की राजनीति के नाम पर विचारधारा से बचने की कोशिश करते हैं, हर दल के नेता करते हैं, लेकिन क्या केजरीवाल दिल्ली में विचारधारा की अलग जमीन बनाते तो और बात होती। राजनीतिक विचारक इस प्रश्न पर सोचेंगे और मुझसे बेहतर जवाब देंगे, लेकिन यह सवाल है कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठीक से समझा? उसे दिल्ली का वोटर समझते तो क्या अलग नतीजे होते? कहना मुश्किल है। यह सही है कि दिल्ली में बीजेपी का आधार काफी मजबूत रहा है, तब भी बीजेपी 3 बार शीला दीक्षित से नहीं जीत पाई। अगर दिल्ली में बीजेपी का आधार इतना बड़ा था, तब बीजेपी शीला दीक्षित को क्यों नहीं हरा सकी? किसी के पास इसका जवाब नहीं। 2015 में क्यों नहीं हरा सकी आम आदमी पार्टी को बीजेपी, जिस कांग्रेस को एक नई बनी पार्टी ने पहले ही चुनाव में आसानी से एक झटके में हरा दिया था। इस बार केजरीवाल उतने स्मार्ट नजर नहीं आए। जिस तरह लोकसभा के समय जेल से आते ही उन्होंने योगी और मोदी के बारे में बयान देकर सनसनी फैला दी, जिसे काउंटर करने के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ा कि नरेंद्र मोदी ही 2024 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके हटने का कोई सवाल नहीं। इस बार केजरीवाल कई तरह की चूक करने लगे। मफलर मैन की तरह वापसी करने वाले केजरीवाल गफलत में फंस गए। यमुना नदी में जहर मिलाने के उनके फालतू बयान को लेकर बीजेपी ले उड़ी। बीजेपी को गुंडा पार्टी कहना और गाली गलौज पार्टी कहना काम नहीं आया। दूसरी तरफ बीजेपी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रही थी। महिलाओं के खाते में आपके 2100 रुपए के बदले 2500 रुपए देने की बात कर रही थी। बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, लेकिन तब भी बीजेपी दिल्ली जीत गई। दिल्ली की जनता एक नए राजनीतिक प्रयोग को मौका देना चाहती थी। 10 साल दिया भी। दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया, लेकिन दिल्ली की साफ सफाई की स्थिति बेहतर नहीं हुई। दिल्ली में काम एक मुद्दा बन गया और केजरीवाल यह नहीं समझा पाए कि दिल्ली की यह हालत क्यों हुई। दिल्ली की सरकार के अधिकार लिए गए, उपराज्यपाल के सहारे दिल्ली की सरकार चलाई गई, एमसीडी में रोक टोक की गई, सरकार काम ना कर सके उसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री को जेल में डाला गया। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने शहादरा में प्रचार किया। तेलुगु भाषी नेता शहादरा में क्यों गए थे? क्या आपने इसे नहीं समझा? बुराड़ी में जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता बिहार से आकर प्रचार कर रहे थे। यह और बात है कि बुराड़ी से संजीव झा चुनाव जीत गए आम आदमी पार्टी के। रणनीति और तकनीकी में बीजेपी को हर बार चौंका देने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी से इस बार क्यों पिछड़ गई, इस पर पार्टी ही विचार करेगी। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थी नैतिकता, उनकी ईमानदारी,
उनके जेल जाने से जितना उनकी छवि को नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा शीश महल के अभियान से हो गया। हर मुख्यमंत्री का घर ऐसा ही होता होगा। क्या पता दिल्ली में ही कई केंद्रीय मंत्रियों के घर इससे भी भव्य होते होंगे। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ मुद्दा बनाने में सफल हो गई। बीजेपी ने उनकी सादगी और ईमानदारी की छवि को संदेह के दायरे में ला दिया। संसद के भाषण में भी प्रधानमंत्री शीश महल को लेकर भाषण देते रहे। दिल्ली में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की हार से उसकी राह दिल्ली में आसान होने वाली है। भारत की राजनीति का यह दौर एक दो चुनावों से नहीं बदलने वाला। आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि उसकी हार कांग्रेस के कारण है, तब भी उसे बताना चाहिए कि कांग्रेस को फिर क्या करना चाहिए था। जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है, क्या वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था? आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उतने मार्जिन से हारे हैं जितने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिले हैं। लेकिन इस तरह से तो गुजरात, हरियाणा या कहीं भी आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस के उम्मीदवारों को हारता हुआ दिखाया जा सकता है। हार और जीत को आप इन्हीं सब बातों तक सीमित नहीं रख सकते। इन सब के बीच में उन नेताओं के बारे में सोचिए जो पैदा होते हैं कांग्रेस में, चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में, वहां से निकलकर चले जाते हैं बीजेपी में। वो राजनीति को कितना बेहतर समझते होंगे, इतना बेहतर समझते होंगे, कहते होंगे कि इन विद्वानों को विश्लेषण करने दो, विचारधारा क्या है, मुद्दा क्या है, संविधान क्या है। अपना मतलब इससे है कि समय पर पार्टी बदलते रहो, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से विधायक बनते रहो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।